अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस अहम खबर से। विफाकी हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। विफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारियां निभा नहीं सका। सेनेट इलेक्शन के बाद कोई भी जमात इलेक्शन कमीशन से खुश नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन की नाकामी है। सबसे बड़ी जमात PTI को भी इलेक्शन कमीशन पर अब एतमाद नहीं रहा। मौजूदा हालत में इलेक्शन कमीशन नहीं चल सकता, इसलिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और तमाम अरकान मुस्ताफी हो जाएं। रेफरेंस नहीं ला रहे, खुद ही घर चले जाएं। चाहते हैं आइंदा इलेक्शन शफाफ हों। सेनेट की सीट इस्लामाबाद की इलेक्शन कमीशन उस इलेक्शन को शफाफ बनाने में मुकम्मल तौर पे नाकाम रहा। कोई भी जमात जो है वो उससे खुश नहीं। ये नाकामी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की नाकामी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी जिम्मेदारियां थी उनको निभा नहीं सका। हमें कोई एतमाद नहीं है। दूसरी जमातों से पूछे तो वो भी शिकायत करती नजर आ रही है। इलेक्शन कमीशन जो मौजूदा हालत में है वो नहीं चल सकती। हैसियत मजमूई इस्तीफा देना चाहिए। क्लियरली फेल कर गया अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग जो थी, एक मौका दिया गया था इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन अगर चाहती तो वो इकदामात कर सकती थी, लेकिन वो नहीं किया। सारी कौम के एतमाद को ठेस पहुंची, जमहूरियत को उस पर ठेस पहुंची। ये चीज़ अनएक्सेप्टेबल। इलेक्शन कमिश्नर साहब, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनके मेंबरान इस्तीफा दें और पार्लियामान को ये मौका मिले एक और इलेक्शन कमीशन बनाए। सियासी सोल्यूशन दे रहे हैं, कोई रेफरेंस मूव करने का हमारा इरादा नहीं। आगे बढ़ने का बेहतरीन तरीका ये है कि एक इलेक्शन कमीशन ऐसा हो जिस पे सारी कौम को एतमाद। वो चीज़ सजेस्ट कर रहे हैं जो मुल्क के लिए बेहतर है, जो जमहूरियत के लिए बेहतर है, जो हमारे मुस्तकबिल के लिए बेहतर है। और तरीका नहीं है जिससे कोई एतमाद जो है वो बहाल हो सके। और इलेक्शन कमीशन से इस्तीफे के मुतालबे पर नून लीग का रद्द-ए-अमल। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी कहते हैं कि फॉरेन फंडिंग केस का फैसला आने वाला है। इनकी चोरी पकड़ी गई है। ये फैसले से पहले इलेक्शन कमीशन को ही खत्म करना चाहते हैं। इस इलेक्शन कमीशन का तो नामजद ही इमरान खान ने किया है। ये तो सारे का सारा इलेक्शन कमीशन ही उनके होते हुए बना है और ये बना और उनकी तजावीज पर बनाया गया है। तो बात यह है कि अपने ही लगाए गए आदमी पर कैसे इतराज आपको 2 फैसलों के बाद होने लग गया। अब शफकत महमूद साहब को क्योंकि पता चल गया है कि चोरी पकड़ी गई है, रंगे हाथों पकड़े गए हैं, 6.5 साल स्टे लेते रहे हैं, अब फैसला होने वाला है, तो अब पूरे का पूरा अदारा ही खत्म कर दो जैसे KPK में तो साहब का अदारा खत्म किया गया था। तो ये रवायत तो नहीं चल सकती ना। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नैयर बुखारी का कहना है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर कोई इल्ज़ाम है तो उसे सामने लाया जाए। हुकूमत अगर उन्हें हटाना चाहती है तो आइन में तरीक़ाकार मौजूद है। पीपल्स पार्टी हमेशा आइन और कानून का रास्ता इख्तियार करेगी। बात यह है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ कोई एलिगेशन है तो एलिगेशन सामने लेके आए। सिंपली उनका एक कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन थी कि 226 के मुताबिक बैलेट सीक्रेट होगा, तो उन्होंने एक अपना मौक़िफ़ दिया। तो फिर इसकी रिमूवल के लिए आर्टिकल्स मौजूद हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, वो भी उसी तरह रिमूव होता है जिस तरह हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ प्रोसीडिंग होती हैं जुडिशल कमीशन में। तो वो तरीका आइन में दिया गया, उस तरीके को देख लें। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमिश्नर कंवर दिलशाद का कहना है कि वफाकी वज़रा ने इलेक्शन कमीशन पर अदम एतमाद की नई रिवायत पैदा करने की कोशिश की है। इसके अच्छे नताइज नहीं निकलेंगे। इलेक्शन कमीशन आइनी इदारा है जिसे आईन पाकिस्तान हर किस्म का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। इलेक्शन के मामला हैं, सदर ममलकत का इलेक्शन, रेफरेंडम का मामला, जो भी मामला होते हैं उसके लिए आइन ने उनको मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दिया हुआ है। अब इस अंदाज से जैसे वफाकी वज़रा ने जो इलेक्शन कमीशन पर अदम एतमाद की नई रस्म पैदा करने की कोशिश की है, इसके नताइज अच्छे साबित नहीं होंगे, क्योंकि इस आईनी इदारे को तहफ़्फ़ुज़ कर देने वाले और भी दीगर इदारे मौजूद हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज खुद नोटिस ले लिया आइन के आर्टिकल 183 के तहत, तो मुल्क में आईनी और कानूनी बहरान पैदा हो जाएगा। और आगे आ रहा है पासपोर्ट और टिकट नो वे।
नवाज शरीफ ने मौलाना फजल रहमान को बड़ी पेशकश कर दी। नवाज शरीफ ने कहा कि कोई और जमात माने या न माने, हमारे इस्तीफों पर आप फैसला कर सकते हैं। मज़ीद जान लेते हैं समा के नुमाइंदा खुसूसी नईम अशरफ भट्ट से। नईम, बताइएगा क्या वजह बनी कि नवाज शरीफ की जानिब से एक बार फिर से ऐसी पेशकश कर दी गई और वो भी बराह रास्त मौलाना फजल रहमान को? जी रमीज, पिछली मीटिंग जो PDM की थी उसमें ही मियां साहब ने अपना सख्त राय दे दी थी, जब उन्होंने पीपल्स पार्टी को गालिबन और सारी PDM को मुखातिब करते हुए कहा कि आपने हमें कहा ज़िमनी इलेक्शन लड़ना है, हम उसके लिए तैयार हो गए। फिर सेनेट का कहा कि मैदान खाली नहीं छोड़ना, वो भी हो गया। लेकिन अब तो सब कुछ हो गया है और अब हमारे पास इस्तीफों का ऑप्शन ही है और इसका इस्तेमाल होना चाहिए। उस वक्त तो वो मामला टाल दिया गया, लेकिन अब मियां साहब ने मौलाना फजल रहमान जो PDM के सदर हैं और वो खुद भी यही राय रखते हैं, तो मियां साहब ने कहा है कि जो इस्तीफे हमें पहले मिल चुके हैं, यानी पार्टी कायदीन को पहले ही जमा करवा चुके हैं MNAs MPs, वो इस्तीफे हम आपको देने को तैयार हैं। आप जब चाहें फैसला कर सकते हैं, ये आपको हमारी तरफ से पूरा इख्तियार है बतौर PDM सदर भी, और एक दो जमातों का भी हम कह सकते हैं कि ये इख्तियार मियां साहब ने उनको दिया। दूसरा इसमें अहम बात यह है कि ये भी कहा है कि अगर कोई जमात नहीं भी मानती तो हम राजी हैं, हम तैयार हैं, आप जैसे जब फैसला करेंगे हम उसमें जा सकते हैं। इससे रमीज ये लगता है कि शायद पीपल्स पार्टी के बगैर भी ये अब गौर हो रहा है और सोचा जा रहा है कि इस्तीफों का ऑप्शन इस्तेमाल किया जाए, लेकिन इसका फैसला कल PDM मीटिंग में होगा और काफी इम्कान है कि बहुत सख्त आपस में गुफ्तगू कल के मीटिंग में हो सकती है। ठीक है, कल की मीटिंग जो है वो अहम करार दी गई है। नईम अशरफ भट्ट, शुक्रिया अपडेट करने के लिए। नवाज शरीफ ने मौलाना को इस्तीफों की पेशकश की है। पीपल्स पार्टी कहां खड़ी है? जियाले रहनुमा कमरजमान कायरा से सवाल हुआ तो कहते हैं फैसला कल PDM के इजलास में होगा। कि जो मियां नवाज शरीफ है उन्होंने मौलाना फजल रहमान को कह दिया है, पेशकश की है कि अगर आप इस्तीफे देना चाहते हैं हमारी जमात तो हम देने को तैयार है, तो क्या पीपल्स पार्टी इसको सपोर्ट करेगी, तो बात जाएगी? ये मामला कल PDM की मीटिंग है, ये वहाँ तय होना है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं। मार्च के बारे में ज़ाती राय है कि इस्तीफे दिए बगैर लॉन्ग मार्च की अफादियत नहीं होगी। फजल रहमान कहते हैं 26 मार्च को मुल्क भर से काफिले रवाना हो गए, कोरोना भी रास्ता नहीं रोक सकेगा। इस्टेब्लिशमेंट पर सेनेट इंतखाबात में मुदाखलत का इल्जाम लगाया, सवाल उठाया कि जायज वोट क्यों मुस्तरद किए गए, अब अदालतों से ही आखिरी उम्मीद है। 26 मार्च को पूरे मुल्क से काफिले रवाना होना शुरू हो जाएंगे, कोरोना भी इंशाल्लाह हमारा रास्ता नहीं रोक सकेगा। मेरे ज़ाती ख्याल में पार्लियामेंट से इस्तीफे नहीं देते तो शायद लॉन्ग मार्च की ज़्यादा इफादियत ना हो। सेनेट इलेक्शन हुए हैं, इसमें भी एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत बड़ी नुमायां नजर आ रही है। उन्होंने ये बताने की कोशिश की है हुक्मरान जमात को बेईमाना कि अगर आप कौमी असम्बली में अक्सरियत में हैं आप शिकस्त खाएंगे और अपोजिशन जीतेगी, और सेनेट में अपोजिशन को ये बताने के लिए कि अगरचे हर चंद के आप अक्सरियत में हैं लेकिन आपने हारना है और अक़लियत ने जीतना है। सेनेट में जायज वोट को क्यों मुस्तरद किया गया? अदालतें अब आखिरी उम्मीद बन गई। किसी एक मेंबर की दगा से पार्टियों की सियासी पोजीशन जो हिज़्ब खिलाफ की है वो तब्दील नहीं हुआ करती। हिज़्ब खिलाफ मुत्तहिद है और हम उनको मुत्तहिद रखेंगे। मरियम नवाज साहिबा को धमकियां दी जा रही और अब उसकी जमानत को मंसूख करने के लिए नेब ने कोर्ट से रुजू किया है। क्या नेब इदारों के तर्जुमान है? इमरान खान को घर भेजने तक पाकिस्तान से नहीं जाऊंगी, मरियम नवाज ने अपना प्लान बता दिया। कहा जब भी लॉन्ग मार्च की बात हो तो ये गिरफ्तार करने पर आ जाते हैं, हुकूमत धमकियां किसी और को दे। नवाज शरीफ और मरियम डरने वाले नहीं, 2 बार जेल जा चुकी हूं, तीसरी बार गिरफ्तार किया गया तो नवाज शरीफ खुद तहरीक की क़यादत करेंगे। कहते हैं कि हम मरियम को स्मैश कर देंगे, ना मरियम डरती है ना मरियम के वाले डरते हैं। धमकियां, गीदड़ भपकियां जिसको कहते हैं ये किसी और को देना, मरियम नवाज के दिमाग में खौफ नहीं है। मैं तो बोलूंगी, महंगाई के पिसे आवाम के लिए भी बोलूंगी, लाकानूनियत है उसके खिलाफ भी बोलूंगी। नैब को यही तकलीफ है ना, ये क्यों कह रही हूँ कि सियासत में मुदाखलत बंद की जाए। सियासतदान सियासत नहीं करेगा तो और क्या करेगा? इतना
बड़ा झूठ लाहौर हाई कोर्ट में बोला मरियम कोऑपरेशन नहीं कर रही तहकीकात में। क्या मतलब है आपका? 3 महीने मुझे नैब में रखा, रोज आके आप मुझसे ये पूछते थे आप कौन सी किताबें पढ़ रही हैं, घर में जो दावतें होती हैं उसमें मेन्यू कौन बनाता है। अदलिया से ये रिक्वेस्ट करती हूँ नैब के इस झूठ का बेहुदा एप्लीकेशन का नोटिस लें। तो लॉन्ग मार्च भी ऑप्शन है, इस्तीफों का भी ऑप्शन है। जब तक ये हुकूमत घर नहीं चली जाती, ट्रे में रख के भी मेरे आगे अगर पासपोर्ट लाएं, टिकट लेकर आएं और ECL में मेरा नाम निकालने की कोशिश करें तो कहूँगी उठाओ और चलते बनाएं। आपका ख्वाब मरियम नवाज को बाहर भेजने का भी पूरा नहीं होगा। गिरफ्तारी तो पहले भी हुई थी, मरियम नवाज तीसरी दफा भी काट लेगी, ऐसी कोई बात नहीं है। हमजा शहबाज भी है माशाल्लाह, मियाँ साहब भी लंदन में बैठे हैं। तो मुझे अगर गिरफ्तार करेंगे तो मियाँ साहब खुद लीड करेंगे इंशाल्लाह। तब्दीली सरकार को कौमी असम्बली और सेनेट में शिकस्त दी। चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में PDM कामयाब हो गई। बिलावल भुट्टो ने दावा किया कि कुछ लोगों को अपोजिशन की जीत बर्दाश्त नहीं थी। प्रिजाइडिंग अफसर ने 7 जायज़ वोट मुस्तरद किए। अदालत का फैसला आए तो सबको इल्म हो जाएगा कि दोनों ऐवानों में हुकूमत की हार हुई। आइए सुनते हैं। सेनेट का इलेक्शन हुआ, आप कामयाब हुए, आपको सबसे ज्यादा वोट्स मिले। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की जीत, जब एक हाउस से भी हो और दूसरे हाउस से भी हो और नाम का ये हुकूमत रहा है तो उनको ये बर्दाश्त नहीं था। प्रिजाइडिंग ऑफिसर था, हमारा ही सूबा का एक नाम का सेनेटर है, उसने आपके 7 जायज वोट्स को रिजेक्ट करके अपने उम्मीदवार को कुर्सी पे बिठा दिया। मॉरल जीत आपका है, इलेक्टोरल जीत आपका है। जब कोर्ट का फैसला आएगा तो फिर पूरा कौम को नजर आएगा कि ना सिर्फ नेशनल असेंबली में हुकूमत को शिकस्त मिली है, सेनेट ऑफ पाकिस्तान में भी शिकस्त पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने दिलवाई है। अपने वजीर आजम को वजीर आजम की कॉन्स्टिट्यूंसी में चैलेंज किया। वजीर आजम बनने के लिए जो वोट्स आपको ज़रूरी थे वो लेकर हुकूमत को पार्लियामान से, नेशनल असेंबली से भी शिकस्त दिलवाया। मुल्क के कोने कोने में डेमोक्रेटिक मूवमेंट के उम्मीदवार जीत चुके थे, जो अवाम का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स के साथ होने का सबूत है और सिलेक्टेड हुकूमत का रिजेक्ट करने के सबूत है। जावेद लतीफ़ ने अपने मुतनाज़ बयान में लीगी कायद मरियम नवाज़ को कुछ हो जाने की सूरत में पाकिस्तान खप्पे का नारा ना लगाने का कहा था। आज मरियम नवाज़ भी जावेद लतीफ़ के दिफा में आ गई। कहा पाकिस्तान जिंदाबाद है और रहेगा, मगर साथ ये भी दो टोक बोल दिया कि नून लीग को बार बार इंतकाम का निशाना बनाया तो फिर हम भी खामोश नहीं रहेंगे। मरियम नवाज शरीफ को कुछ हुआ तो हम पाकिस्तान खप्पे का नारा नहीं लगाएंगे। मियां जावेद लतीफ ने ठीक कहा या गलत बात की? सभा के सवाल पर मरियम नवाज लीगी रहनुमा का दिफा करने लगी। कहा जावेद लतीफ का बयान तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। किसी के बयान को तोड़ मरोड़ के पेश करना, वो जावेद लतीफ साहब एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं और शेखुपुरा की आवाम उनको बार बार इलेक्ट करके नेशनल असेंबली में भेजती है, उन पे एतमाद का इजहार करती है। लेकिन इतवार को एक जलसे में जावेद लतीफ बार बार अपनी बात को दोहराते रहे। सिर्फ पाकिस्तान खप्पे कहते जाएं, मगर मेरी आने वाली नस्लें डूब जाएं। मैं चुप रहूं ताकि मुझे कोई गद्दार ना कहे, मुझे गद्दार कहो। मगर मरियम नवाज फिर भी यही कहती है कि ये सब इंतकाम का रद्द अमल है। उनकी हुब्बुल वतनी में किसी किस्म का मुझे कोई शक नहीं है, लेकिन आप ये जान रखें कि अगर आपने मुस्लिम लीग नून को बार बार इंतकाम का निशाना बनाया तो आप खुद उसकी जद में आएंगे। मुस्लिम लीग नून खामोश नहीं रहेगी। मियां जावेद लतीफ का मुतनाज़े बयान और उस पर मरियम नवाज का दिफा। अवाम पूछते हैं ऑपोजिशन बताए उनके लिए पाकिस्तान मुकद्दम है या कुछ और। मुझे गद्दार कहो। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल पर एक शख्स ने स्याही फेंक दी। शहबाज गिल के साथ मौजूद अफराद ने पकड़कर तशद्दुद का निशाना बना डाला। मुआविन खुसूसी पर अंडा और जूता भी फेंका गया। शहबाज गिल ने जिम्मेदार नून लीग की क़यादत को करार दे दिया। लाहौर से शाहिद हुसैन की रिपोर्ट देखिए।
शहबाज गिल की तुर्क कंपनी के अहलकारों के खिलाफ FIR के मामले में पेशी। नून लीग के कारकुन ने इन पर स्याही फेंक दी। शहबाज गिल ने मास्क उतारा और चेहरा साफ कर लिया। शहबाज गिल ने इस अमल का जिम्मेदार नून लीग की क़यादत को करार दिया। हाँ, मेरा ख्याल को स्याही फेंकी है जी। और बाकी आप ठीक है गिल साहब? आपने काले करतूतों की स्याही फेंक रहे हैं जी, क्योंकि ये गुंडागर्दी है। और गुंडा बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। शहबाज गिल के साथ मौजूद अफराद ने इस शख्स की खूब धुलाई की। हमारे कायदीन पर ये जो जुल्म सितम इन्होंने किया, हमने हमला किया, इन्होंने हम पर भी किया था। तशद्दुद के दौरान लीगी वर्कर का सर फट गया। इससे पहले शहबाज गिल पर अंडा भी फेंका गया। पेशी से वापसी पर शहबाज गिल ने कहा कि वो नून लीग के कारकुनों को 10 थप्पड़ मारने की बजाय इनकी तरबियत करेंगे। इमरान खान दे फॉलोअर हैं, ओ मैं पहाड़ का रहने वाला हूँ, एक गाली दोगे 10 गालियां दूंगा। लोगों का काम होता है, एक गाली दे जवाब 10 गाला नहीं देंगे। मुआविन खसूसी ने नून लीग की क़यादत को पंजाबी जबान में पैगाम दिया कि ऐसी कार्रवाइयों से बाज आ जाएं। अंबरसर तो उठे सी 7 पिंड सन साडे ते उत्थे डिजकोट फैसलाबाद जाके 7 ਦੇ 7 पिंड बैठे ने। जिड्डी तुहाडी पूरी सल्तनत है ना, मेरे 7 पिंड आगे तो रुड़ जानी है। शहबाज गिल वापस जाने लगे तो लीगी खवातीन ने पुलिस की मौजूदगी में इनके खिलाफ नारे लगाए और जूता भी फेंका, जो इन्हें नहीं लगा। कैमरामैन खावर महमूद के साथ शाहिद हुसैन, समा, लाहौर। और यहाँ आपको आम खबर से आगाह करें, आपको बताएं कि कराची के इलाके औरंगी टाउन में दस्ती बम का धमाका हुआ है। यहाँ आम खबर है जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। कराची का इलाका है औरंगी टाउन, जहां दस्ती बम धमाका हुआ है। अपडेट्स हासिल करेंगे चीफ क्राइम रिपोर्टर अहमद रहमान खान से। अहमद, नुकसान के हवाले से क्या इतलात हैं? जी देखिए, औरंगी टाउन 5 नंबर पे ये दस्ती बम हमला जो है वो हुआ है। पुलिस से हमारी बात हुई है, उनका ये कहना है कि रेंजर्स की मोबाइल थी जो कि वहां से गुजर रही थी, उसको दहशतगर्दों की जानिब से निशाना बनाने की कोशिश की गई है और उसी पर ये अटैक था, जिसमें 3 अफराद जो है वो अब तक जो जख्मी बताए गए हैं पुलिस की जानिब से कि इस वाक़े में 3 अफराद जो है वो जख्मी हुए हैं, जिसमें रेंजर्स एहलकार भी शामिल है और उसे अब्बासी शहीद अस्पताल जो है वो मुंतकिल किया गया है। इस वक्त पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी वहां पर मौजूद है, लोगों को दूर हटाया जा रहा है स्पॉट से और बम डिस्पोजल स्पॉट को तलब किया गया है ताकि वो इस जगह का मुआयना भी कर सके और शवाहिद इकट्ठे कर सके। साथ ही साथ कोई मशकूक चीज यहाँ पर मौजूद ना हो, तो इस हवाले से भी बीडी की सर्चिंग के लिए बम डिस्पोजल स्पॉट को बुलाया गया है। ये औरंगी टाउन 5 नंबर का इलाका है जहाँ पर ये दस्ती बम हमला जो है वो हुआ है। पुलिस का एक दावा है कि ये धमाका जो है वो रेंजर्स की मोबाइल जो कि वहां से गुजर रही थी, उसको जो है वो दहशतगर्दों की जानिब से निशाना बनाया गया है। जी बिल्कुल, कराची के अमन को खराब करने की कोशिश की जा रही है। अमर, ये बताइएगा कि जख्मियों के हवाले से क्या इतलात हैं? जी देखिए, इब्तदाई तौर पर जो पुलिस का कहना है कि 3 अफराद जो है वो जख्मी हुए हैं, जिसमें एक रेंजर्स एहलकार भी शामिल है। अब्बासी शहीद अस्पताल की जानिब जो है वो उनको मूव किया गया है ताकि उनको इब्तदाई तिब्बी इमदाद जो है वो फराहम की जा सके, लेकिन अभी तक जो है वो ये नहीं बताया गया है कि उनकी हालत कैसी है, क्योंकि बड़ा अभी से चंद लम्हों पहले ही ये वाकया पेश आया है। तो इस वक्त पुलिस जो है वो पहले स्पॉट से शवाहिद जमा करने की कोशिश कर रही है और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल करने की कोशिश कर रही है ताकि दीगर मालूमात भी हासिल की जा सके मुल्जिमान के हवाले से। इब्तदाई तौर पर पुलिस अफसरान से जो हमारी बात हुई है वो ये बताते हैं कि मुल्जिमान मोटरसाइकिल पर सवार थे और वो दस्ती बम फेंकते हुए फरार हुए हैं। अच्छा अहमद, जिस जगह पर ये वाकया पेश आया है यहाँ पर नाकों की सूरत हाल क्या होती है? जिस तरह पिकेट्स लगाई जाती हैं, पुलिस की अमूमी तौर पर सिक्योरिटी मामलात इस एरिया के कैसे होते हैं? जी देखिए, औरंगी टाउन 5 नंबर का इलाका है। जो औरंगी टाउन थाना है या फिर एसपी औरंगी का दफ्तर है वो भी यहाँ से थोड़े से ही फासले पर वाक़ है। यहाँ पर दुकानें भी हैं, लोगों का रश भी होता है, इसीलिए जो राहगीर हैं वो भी जो है वो इस वाक़े में जख्मी हुए हैं, ऐसा पुलिस का बताना है। अभी जो है वो कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है सिचुएशन को। पुलिस की जो भारी नफरी वहाँ पर पहुंची है तो वो लोगों को दूर हटाने का काम कर रही है। जैसे ही ये धमाका हुआ था अफरा तफरी सी फैल गई थी, लोग भाग रहे थे, स्पॉट के करीब भी आ रहे थे मदद करने के लिए, लेकिन जब पुलिस की नफरी वहां पर पहुंची है तो उन्होंने लोगों को दूर हटाया है ताकि लोग दूर हट जाएं और कोई और ऐसा बिल्कुल अहमद, ये देखा भी जा सकता है मनाजिर में। कराची का इलाका है औरंगी टाउन, यहाँ पर दस्ती बम धमाका हुआ है। पुलिस का मौक़िफ़ है कि रेंजर्स की मोबाइल को निशाना बनाया गया। इस धमाके में 3 अफराद जख्मी हुए जिनमें रेंजर्स एहलकार भी शामिल है। अब्बासी शहीद अस्पताल में जख्मियों को मुंतकिल कर दिया गया, जबकि पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है और BDS का अमला भी यहाँ पर अब पहुँच चुका है। अपडेट्स के लिए बेहद शुक्रिया अहमद। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि चिश्तिया में सिविल कोर्ट के बाहर से लड़की मुबैना तौर पर अगवा कर ली गई। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे उस्मान बशीर से। उस्मान, बताइएगा पुलिस का क्या मौक़िफ़?
जी बिल्कुल ऐसा ही है कि ये सिविल कोर्ट है चिश्तिया, जहाँ पर जो है आज लड़की ने अपने खामद के हक में जो है कोर्ट मैरिज के हवाले से स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवानी थी। तो जो लड़की के वारसान है उनको जब इतला मिली कि लड़की ने आज सिविल कोर्ट में स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाने के लिए आना है, तो इतला मिलने पर जो है उसके वारसान दर्जनों साथियों समेत जो है उन्होंने हमला किया गाड़ी पे। तो वहाँ से एक लड़की को अगवा करके ले गए। जब उन्हें पता चला कि ये तो वो लड़की नहीं है जिसको लेने के लिए आए थे, तो उन्होंने जब वहाँ पर जाकर इस लड़की को छोड़ा, ये सारा मामला जो है वो पुलिस के सामने होता रहा, लेकिन पुलिस ने किसी भी किस्म की कार्रवाई नहीं की। ये जो लड़की जिसको ये अगवा किया गया अमामा, ये बख्शल खान की रिहायशी थी और इसको गलत फहमी की बुनियाद पर जो लड़की के वारसान है उन्होंने इसको अगवा किया था। पुलिस ने ये सूरत-ए-हाल उस्मान आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। कोरोना केसेस में इजाफे की वजह से कराची समेत सिंध भर में आज से दुकानें रात 10 बजे बंद कर दी जाएंगी। महकमा दाखिला सिंध के नोटिफिकेशन के मुताबिक अस्पताल, मेडिकल स्टोर्स, बेकरीज और दूध की दुकानों समेत पेट्रोल पंप्स रात 10 बजे की बंदिश से मुस्तस्ना होंगे। सक्खर में मुबैना पुलिस मुकाबले में तालिब इल्म इरफान जतोई की मौत पर वरसा का एडिशनल IG ऑफिस के सामने धरना जारी है। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे साहिल जोगी से। साहिल, क्या मौक़िफ़ है वरसा का और क्या बताती है पुलिस? जी बिल्कुल, सक्खर पुलिस के मुबैना मुकाबले में हलाक होने वाले सिंध यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म इरफान जतोई के हवाले से यहाँ AIG ऑफिस के सामने एहतजाजी मुजाहरा करके धरना दिया जा रहा है। इसमें रवादारी तहरीक और कौम पर जमायतों समेत लवाहिकीन भी शामिल है। इन्होंने ये इंकशाफ किया है कि सक्खर पुलिस ने इरफान जतोई को सिंध यूनिवर्सिटी से गिरफ्तार करके कत्ल किया गया है और उनके खिलाफ 1, 2 और 3 जनवरी को जो FIR सक्खर के थानों पर दर्ज की गई वो भी झूठी है। और इसी तरह 2020 के दिसंबर महीने में खैरपुर का जो थाना है उस पर जो 3 FIR एक ही हफ्ते में दर्ज की गई है वो भी झूठी है। तो पुलिस अपने आप को बचाने के लिए इस तरह से उन्होंने ये सिलसिला FIR का शुरू किया है। इनका यही मुतालबा है कि इरफान समूह जो SSP सक्खर है उसको डिसीट करके फौरी तौर पर अदालती कमीशन कायम करके इंक्वायरी की जाए और जिस मुबैना मुकाबले में मुलविस एहलकार और अफसरान है उनके खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई की जाए। जी तफसीलात के लिए आपका बहुत शुक्रिया साहिल जोगी। आगे बढ़ते हैं, कराची से खबर आपको दें जहां पतंग की डोर फिरने से नौजवान की हलाकत हो गई। उमैर 2 बच्चों का बाप था। नागहानी मौत पर घर वाले गम से निढाल हैं। साद साबरी की रिपोर्ट देखिए। पतंग की कातिल डोर ने सांसों की एक और डोर काट दी। 35 साला उमैर गुज़श्ता रोज मोटरसाइकिल पर शारा कायदीन से अपने घर जा रहा था कि हादसे का शिकार हो गया। पतंग दरख्त में अटकी हुई थी, उसकी तार में नीचे डोर उसके नीचे लटकी हुई थी। यहाँ से एक मोटरसाइकिल बेचारा जा रहा था, मोटरसाइकिल सवार था और उसके गले में जो वो डोर लगी है तो उसका गला तकरीबन 70% कट गया और खून हो गया यहाँ पर। उमैर 2 बच्चों का बाप था। मौत की खबर अहले खाना पर कयामत बनकर टूटी। 2 बच्चे हैं, छोटे से हैं। ये भी 1 साल का तो ठीक से पापा भी बोलने नहीं सीखा, एक बड़ा है 6 साल का, उसे भी नहीं पता। तो बच्चे क्या करेंगे बगैर बाप के। और बाप का एक साया था, मेरा बड़ा भाई था, बाप का साया था। इंतजामिया कोई तवज्जो नहीं दे रही इसके ऊपर। मेरी बेटी का घर बर्बाद हो गया। इलाके मकीनों ने वाक़े का जिम्मेदार पुलिस और इंतजामिया की गफलत को करार दिया। लेके जाते हैं पुलिस वाले, वापसी छोड़ देते हैं, फिर बोलते हैं हमने छोड़ दिया, उनको पैसे देते हैं, पुलिस वाले छोड़ देते हैं। वाक़े का मुकदमा उमैर के भाई की मुद्दियत में दर्ज कर लिया गया। कैमरामैन मोहम्मद आतिफ के साथ साद साबरी, समा, कराची। अभी आपको ये खबर दें कि आंख पर स्याही फेंकने पर वज़ीर आज़म के मुआवने खुसूसी शहबाज गिल ने मियो अस्पताल में चेकअप कराया। मजीद अपडेट्स हासिल कर लेते हैं समा के नुमाइंदे मोहसिन बिलाल से। मोहसिन, बताइएगा इस चेकअप से मुताल्लिक। आंख पर स्याही फेंकने का मामला पेश आया था वज़ीर आज़म के मुआवने खुसूसी शहबाज गिल पर, जो कि लाहौर हाई कोर्ट गए थे। वहाँ पर लीगी कारकुनान की जानिब से उन पर स्याही फेंकी गई, अंडे मारे गए। इसी पर आप अपडेट्स हासिल कर लेते हैं समा के नुमाइंदे मोहसिन बिलाल से। मोहसिन, बताइएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म इमरान खान के मामले खुसूसी शहबाज गिल जो हैं आज लाहौर हाई कोर्ट में एक पेशी के सिलसिले में गए थे, जहां पर मुश्तिल लीगी कारकुनान ने उन पर पहले अंडा और फिर स्याही फेंकी, जिससे उनकी जो दाईं आंख है उस पर इंफेक्शन हो गया। और अब से कुछ देर पहले शहबाज गिल मियो अस्पताल लाहौर पहुंचे, जहां पर आंखों के डॉक्टर ने उनकी आंख का मुआयना किया और जो स्याही की वजह से जो केमिकल है उसकी वजह से उनकी दाईं आंख में जो इन्फेक्शन हो गया था उस पर जो है उनकी दाईं आंख पर पट्टी भी लगा दी है। जी
अपडेट्स के लिए शुक्रिया मोहसिन। और एक दफ़ा फिर से रुख करेंगे औरंगी टाउन का, जहां पर रेंजर्स की मोबाइल पर दस्ती बम हमला हुआ है। इंतहाई अफसोसनाक ये वाक़या है। हमले में 2 रेंजर्स एहलकारों समेत 5 अफराद जख्मी हैं, जबकि जख्मी एक रेंजर्स एहलकार की हालत तशवीशनाक है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर अहमर रहमान खान से। जी अहमर, एक एहलकार की हालत तशवीशनाक है, इब्तदाई तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है क्या? जी बिल्कुल, इब्तदाई तहकीकात का आगाज कर लिया गया है। पुलिस का ये कहना है कि मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान की जानिब से ये दस्ती बम फेंका गया है। वहाँ पर रेंजर्स की मोबाइल जो है वहाँ से गुजर रही थी जब ये धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में 5 अफराद जो है वो जख्मी हुए हैं, जिसमें एक रेंजर्स एहलकार हैं जिनकी हालत काफी तशवीशनाक है, जबकि एक रेंजर्स एहलकार समेत और लोग हैं जो कि इलाका मकीन हैं और या फिर रागीर हैं जो जहाँ से गुजर रहे थे, वो भी इस वाक़े में जो है वो जख्मी हुए हैं। 5 अफराद जो है वो इस वाक़े में जख्मी हुए हैं, जिसमें रेंजर्स एहलकार की हालत काफी तशवीशनाक बताई जा रही है। पुलिस की भारी नफरी वहां पर पहुंची है, लोगों को दूर हटाने का काम जो है वो किया जा रहा है ताकि शवाहिद जाया ना हो। बम डिस्पोजल स्पॉट को जो है वो तलब किया गया है ताकि बीडी वहां पर पहुंचे, इलाके की सर्चिंग करे कि कोई और ऐसी मशकूक चीज वहां पर मौजूद ना हो। तो अभी ये तमाम तर चीजें जो है वो वहां पर जारी हैं। पुलिस अभी लोगों से भी बयानात भी कलमबंद करने की जो है वो कोशिश कर रही है। जाए वकूआ पर इस वक्त तफ्तीश का अमल जारी है। अपडेट्स के लिए शुक्रिया अहमर। और भी आपको बताएं कि इस वक्त नून लीगी रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। हुक्मरान इस मुल्क में नाजिल होंगे, ये बदनसीबी है मुल्क की। तो मैं मरीम नवाज साहब से कहूँगा मजीद गुफ्तगू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने आपको बताया कि हमारी इंटरनल पार्टी मीटिंग हुई है, कल पीडीएम का इजलास है सरबराहान का, उसके सिलसिले में हमारी एक मशावरती इजलास था जिसको चेयर नवाज शरीफ साहब ने लंदन से किया। हमज़ा शहबाज शरीफ साहब और पंजाब में जो हमारे लाहौर में कायदीन हैं उन्होंने जूम पे शिरकत की। तो उसमें हमारा लॉन्ग मार्च के ऊपर और इस्तीफ़ों के ऊपर और दीगर जो इश्यूज़ हैं उनके ऊपर हमारी डिबेट हुई, डिस्कस हुआ। और एहसन साहब ने शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने जो बात अभी की, मुझे नहीं पता, हम लोग अंदर मीटिंग में थे कि इनके वज़रा ने क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, लेकिन बहुत ही बुरी बात है। हम अपनी दौरे हुकूमत में और उसके बाद हम सुनते आए कि मुस्लिम लीग नून इदारों पे हमलावर हो गई, मुस्लिम लीग नून को इदारों का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए, मुस्लिम लीग नून इदारों पे तनकीद करती। तो मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ तो कभी ये इल्ज़ामात से बात आगे नहीं बढ़ सकी, लेकिन शायद आज पूरी कौम को समझ आ गई होगी कि इदारों पे तनकीद करना क्या होता है और इदारों पे हमला आवर होना क्या होता है। और अगर डस्का में या नौशहरा में या वज़ीराबाद में या सिंध में या बलूचिस्तान में या KPK के और शहरों में अगर आपको वोट नहीं मिले तो इसमें इलेक्शन कमीशन का क्या कसूर है? वो बदला आप इलेक्शन कमीशन से क्यों ले रहे हैं? ये बात एक हकीकत है कि आपकी बदतरीन धांधली के बावजूद आपको वोट नहीं मिले, लोगों ने आपको इलेक्शन आफ्टर इलेक्शन आपको रिजेक्ट किया है आपकी धांधली के बावजूद। और वो जो डस्का में हुआ उसमें पूरा दिन फायरिंग जिस तरह हुई, खौफ व हरास फैलाया गया, वो पूरे पाकिस्तान की आवाम ने अपनी टीवी स्क्रीन्स पे देखा। और जिस तरह थैले उठा के ये लोग भागे वहाँ से, इतनी बदतरीन धांधली तो शायद डिक्टेटर्स के रेफरेंडम्स में भी नहीं देखी गई। और उसके बाद आपका तब भी बस नहीं चला, तब भी आपके वोट पूरे नहीं हुए, तो आपने 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स अगवा कर लिए और बजाय इसके कि आप उसकी माफ़ी मांगते, एक इदारे पर हमला आवर होने की माफ़ी मांगते, उसके लोगों को हब्से बेजा में रखने की माफ़ी मांगते, उनको 14 घंटे अगवा रखने की माफ़ी मांगते, आप उल्टा इदारे पर हमला आवर हो गए। और जिस इदारे को आपने खुद, जिसके अरकान को आपने खुद अपॉइंट किया, तो अब पूरी पाकिस्तान को समझ आ गई है कि पुलिस क्या होते हैं, इदारों पर हमला करना क्या होता है। और जब एक इलेक्शन की बात आती है तो तब जो भाषण आप पूरी दुनिया को दिया करते थे वो किस तरह हवा में तहलील हो जाता है। ये पूरी दुनिया ने आज अपनी आंखों से देखा।
तो शर्म आनी चाहिए आपको। जी, और क्या? ये बताइएगा कि आज एक चीज़ ये बताएं कि क्या नून लीग इस्तीफे दे रही है और क्या मौलाना फजल रहमान को आप उनकी तरफ से इस्तीफे करवाई गई है मियां साहब की तरफ से कि तमाम जो नून लीग के इस्तीफे हैं हम उनको देने जा रहे हैं? एक सेकंड, नहीं ऐड नहीं, शुक्रिया, बारी बारी आपको अभी मैं आप इसके बाद सवाल कर लीजिएगा। ये डिस्कशन हमारी जारी है और कल पीडीएम में भी इस चीज़ को डिस्कस किया जाएगा और इसको फिर फाइनलाइज करेंगे इंशाल्लाह। ये डिस्कशन अभी हमारी जारी है। आप बताइए। ये भी कल के इजलास के बाद काफ़ी क्लियर हो जाएगा कि क्या कंसेंसस होता है और कौन सी जमात कहाँ खड़ी। और ईसीपी के बारे में जो आपने मुझसे सवाल किया उसका जवाब मैं पहले दे चुकी हूँ। जी, सबसे पहले तो आपने कहा कि जितनी तवाना आवाज़ अब उठ रही है वो माजी में शायद कभी उठी नहीं। तो इसके दो मतलब हैं। इसका एक मतलब तो ये है कि आवाज़ उठ भी रही है और सुनी भी जा रही है। तकलीफ़ आवाज़ उठने की नहीं है जितनी आवाज़ की आवाम के अंदर पजीराई की है और आवाम ने जिस तरह उस आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाई है जुल्म और इंतकाम के बावजूद। आई थिंक ये बहुत हौसला अफ़ज़ा बात है और इसी से पता चलता है कि पाकिस्तान अब किसी बेहतर मुस्तकबिल की तरफ बढ़ेगा और ये हम सब की ज़िम्मेदारी है कि हम पाकिस्तान को एक सिविलियन सुप्रेमेसी जहाँ हो, जहाँ अच्छी जमहूरियत हो, जहाँ वोट की इज़्ज़त हो, जहाँ ऐसे हुक्मरानों को इंस्टॉल न किया जाए, ना सरों पे मुसल्लत किया जाए जो क्रिकेट खेलते खेलते उठकर और अचानक आकर 22 करोड़ अफराद की किस्मतों के मालिक बन जाएं और उनकी ज़िंदगियां तबाह बर्बाद कर दें महंगाई और लाकानूनियत से और अपनी जो नाअहली और नालायकी से। तो इस चीज़ का हमेशा के लिए सद्देबाब होने जा रहा है जो कि एक बहुत खुशाइन बात है। और बतौर यंगर जनरेशन के पाकिस्तान के अंदर मैं इस चेंज को समझती हूँ कि ये पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है, पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता है। दूसरा सवाल आपने क्या पूछा? जी, इस्तीफ़ों का मामला अभी कल क्लियर हो जाएगा ना। कल का इजलास आई थिंक इस लिहाज से बहुत अहमियत का हामिल है और पीडीएम हाँ 10 जमातों का एक इत्तेहाद है, लेकिन हर जमात के अपने कोई पॉलिटिकल व्यूज़ हैं, उनकी अपनी ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, वो उनको देख के बात करते हैं। लेकिन अच्छी बात है कि अभी उन सब के बावजूद पीडीएम मुत्तहिद है और एक लार्जर एजेंडा पे मुत्तहिद है और उसके अंदर जो है वो जो नहीं मानते इस वक्त इस्तीफ़े पे उनको मनाने की भी पूरी कोशिश करेंगे। हमने भी मानी है उनकी, उनको भी आवाम के लार्जर इंटरेस्ट में इस हुकूमत से निजात के लिए पूरा आखिरी धक्का ज़रूर लगाना चाहिए। जहाँ तक आपने आवाज़ की बात की तो मैं नैब ने जो मेरे ख़िलाफ़ एप्लीकेशन दी है हाई कोर्ट में उसकी आज हेयरिंग थी। उसमें वो एप्लीकेशन इन इट सेल्फ एक बहुत मुज़हिका खेज़ एप्लीकेशन थी जिसके अंदर नैब ने अपने आप को जो आइनी और कानूनी नैब की ज़िम्मेदारियाँ थीं उससे हट के नैब ने वो ज़िम्मेदारियाँ अपने आप को खुद ही सौंप दी। सुना तो ये था कि नैब जो है वो अकाउंटेबिलिटी का इदारा है, तो अकाउंटेबिलिटी में तो वो सिर्फ इल्ज़ामात और इंतकाम तक रहे। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इदारा रहा वो, उसमें वो नाकाम हो गए। जब कोई उनको, ये मेरे साथ जितने भी लोग खड़े हैं सब नैब भुगत आए, अल्हम्दुलिल्लाह सुरखरू हुए, कोई इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ। तो उसमें जब वो फेल हो गए बुरी तरह, तो अब नैब ने एक आपको बताएं इस वक्त मरियम नवाज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं और उनका ये कहना है कि अब लोगों को समझ आ गई है कि पुलिस क्या होते हैं। साथ साथ पीपल्स पार्टी के लिए कहा कि जो नहीं मानते तो हमने भी उनकी सुनी है, आवाम के लार्जर इंटरेस्ट में उनको देखना चाहिए। एक ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे प्रोग्राम 7 से 8। देखते रहिए समा।